हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 56 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह है भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व। दोस्तों, जिस तरह से हमारे देश आजाद होने के बाद हमारे देश में जिस तरह से महिलाओं के प्रति जो शोषण किया जा रहा था, हमें तो देश अंग्रेजों से तो आजादी मिल गई, लेकिन हमारे देश के जो कुछ उच्च जाति के थे या कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने आप को एक बाहुबली मान करके, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखे थे कि किस तरह से नीच जाति के लोगों को मतलब शोषण करते थे, उसी तरह महिला भी शोषण के अधिकार हुए थे, शोषक बने थे महिला भी। तो जिसके कारण क्या है कि महिलाओं की भागीदारी जो है समानता जो है पुरुषों के समान नहीं था, है ना। जिसके कारण अभी देख सकते हैं कि अभी तक हमारे जो भारत में सांसद है उसमें क्या है, महिलाओं की मतलब जो सीटें हैं बहुत ही कम देखने को मिलता है। और ये हमारे सिर्फ भारत की स्थिति नहीं है, अन्य देशों की स्थिति है। तो इसलिए शिक्षा को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए, जिससे महिलाओं की अधिक से अधिक हर चीज में भागीदारी दिया जाए। इसके लिए क्या है कि वैश्विक स्तर पर राजनीतिक में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है है ना। उसके बाद कि भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की यात्रा किस तरह रही है और किन किन का योगदान है, इन सभी बातों के आज के इस वीडियो में देखेंगे। और संविधान द्वारा गारंटीकृत समानता क्या है और भारत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का आकलन क्या है। ठीक है दोस्तों, और संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम क्यों रहा है, इस सभी के पीछे के कारणों को जानेंगे। और कानून बनाने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी इतनी महत्वपूर्ण क्यों नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो इन सब मुद्दों से आपके रूबरू होना बहुत ही जरूरी रहता है, क्योंकि आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं। अधिकारी की इन सभी बातों में रुचि रहना चाहिए और इन सभी के बारे में आप अपना सुझाव दे सकते हैं कि किस तरह से हमारे देश की स्थिति है, सामाजिक स्थिति किस तरह से है। उनके न्याय के लिए आपका जो विचार होगा वह किस प्रकार से होगा, ये सब देखा जाएगा। इसके लिए आपको क्या होगा कि जैसे ये जो दृष्टि के द्वारा जो करंट अफेयर दिए जाते हैं मैगजीन के रूप में प्रति मंथ, तो इसमें विभिन्न तथ्यों से यानी विभिन्न टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर जो हमारे देश में जो घटनाएं घटती है उन सभी सिलेबस के आधार पे इसमें क्या है कि वो सभी घटनाओं को जिक्र किया जा रहा है। जैसे जीएस के 4 पेपर होते हैं, चारों पेपर से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होती है, ठीक है, इतिहास के क्षेत्र में, ज्योग्राफी के क्षेत्र में जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो कुछ भी खोज होता है या किसी तरह की घटनाएं घटती है, या सामाजिक में या संशोधन जो हमारे संविधान है उसमें संशोधन किसी तरह की होती है, या इकोनॉमिक्स में जिस तरह से हमारे देश की स्थिति है, उन सभी बातों को जिक्र दिया गया रहता है करंट अफेयर्स से जो मैगजीन मिलता है उसमें। तो क्या है कि हर एक टॉपिक को हम वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे अपलोड करते हैं इस चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज देखते हैं चर्चा में क्यों है। अंतर संसदीय संघ क्या है, राष्ट्रीय संसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, राष्ट्रीय संसदों का क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर संसदीय संघ के अनुसार विश्व स्तर पर केवल 26% कानून निर्माता महिलाएं हैं। यानी अगर पूरे विश्व स्तर पर देखा जाए तो जैसे हम भारत को छोड़ दे तो विश्व स्तर पे कहीं दूसरे देशों में देखते हैं कि वहां महिलाओं की अधिकार तो बहुत ज्यादा है, इंडिया से बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर पूरे सभी को विश्व स्तर पर हम मिला के देखें तो 100% में मात्र 26% महिलाएं ही मतलब क्या है कि संसदीय मतलब संसद तक ही पहुंच पाती है, कानून में भागीदारी ले सकती है। तो इसके पीछे का क्या कारण है, उन सभी कारणों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो इस टॉपिक को और बेहतर से समझने के लिए इसे जो संभावित प्रश्न है उसको देख लेंगे, जिससे इस टॉपिक को समझना और आसान हो जाएगा। तो क्या है कि जिससे संभावित प्रश्न है कि भारत में कुछ महिलाओं द्वारा उच्च उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी उनका शासन एवं नीति निर्माण प्रक्रिया में बहुत कम योगदान रहा है। इसके कारणों सहित समाधान के उपायों की चर्चा कीजिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन आप देख लिए। अब चलते हैं टॉपिक पे। इसमें जो प्रमुख बिंदु है वो क्या क्या है, तो विशेष रूप से भारत में महिला सांसदों की हिस्सेदारी कम है। 29 अक्टूबर 2022 तक लोकसभा में 542, जिसमें 14.9% जो है सांसद में से केवल 81 महिलाएं हैं। यह देश
की संसद में अब तक का सबसे अधिक अनुपात है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 542 जो लोकसभा में सीटें हैं, जिसमें मात्र 81 महिलाएं इस बार गई है 2022 के डेटा के अनुसार। तो आप देख सकते हैं जो क्या है कि सबसे अधिक है अनुपात है। इसका मतलब पीछे की स्थिति क्या रही है महिलाओं के प्रति, इस सब के पीछे के कारण को जानेंगे। अगला पॉइंट है कि अब तक लोकसभा के लिए निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का उच्चतम अनुपात वर्ष 2019 के चुनाव में था और यह कुल के 15% से भी कम था। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे 542 सीटें हैं, जिसमें से जैसे 542 सीटों का यानी 100%, उसमें मात्र 15% से कम महिलाएं ही निर्वाचित होकर सांसद में पहुंची है लोकसभा के लिए। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं कि महिला उम्मीदवारों और सांसदों की संख्या राज्यों और पार्टियों में बहुत भिन्न होती है। अगला पॉइंट है कि वर्तमान लोकसभा 17वीं में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक महिला सांसद है। और अगर आप देखेंगे वर्तमान समय में तो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है, दो राज्य ऐसा है जिसमें अभी तक सबसे ज्यादा महिलाएं सांसद हुई है। बाकी राज्यों की स्थिति अभी भी दयनीय रहा है। अगला देखते हैं कि प्रतिशत के संदर्भ में जो है गोवा और मणिपुर ने महिला उम्मीदवारों के उच्चतम अनुपात को मैदान में उतारा था। और हुआ यह कि जिस तरह से गोवा छोटा प्रदेश है, मतलब छोटा स्टेट है, और मणिपुर, तो वहां जिस तरह से कि महिलाओं की उम्मीदवार के लिए जो सबसे ज्यादा अनुपात वहां उतारा गया था। अगला देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर राजनीति में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो जैसे हम भारत की स्थिति के बारे में भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम विश्व की स्थिति देख लेते हैं कि विश्व में महिलाओं के प्रति क्या रुझान है, महिलाओं के प्रति कानून किस तरह से व्यवस्था बनाए रखी है। जिसमें पहला पॉइंट है कि सरकारी प्रतिनिधित्व के मुकाबले महिलाओं की संख्या कम है। संयुक्त राष्ट्र महिला निकाय के अनुसार सितंबर 2022 तक 28 देशों यानी कुल 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों में से राज्य और या सरकार की निर्वाचित प्रमुख के रूप में 30 महिलाएं कार्यरत ही, और जो 193 संयुक्त रूप से जो देश हैं उसमें मात्र 30 महिलाएं जो है वह सरकारी प्रतिनिधित्व के रूप में नियम कानून बनाने के लिए अभी तक उपलब्ध है, यानी अभी तक कार्यरत है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि सक्रिय भागीदारी में विरोधाभास यानी चुनाव और अन्य राजनीतिक गतिविधियों के मतदाताओं के रूप में महिलाओं की भागीदारी में तेजी से वृद्धि और संसद में महिला प्रतिनिधित्व में धीमी वृद्धि के बीच विरोधाभास है। अगला पॉइंट है कि विश्व औसत महिला प्रतिनिधित्व यानी मई 2022 तक राष्ट्रीय संसदों में महिला प्रतिनिधित्व का वैश्विक औसत जो है वह 26.2% था। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि औसत से ऊपर का प्रतिनिधित्व अमेरिका, यूरोप और उप सहारा अफ्रीका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वैश्विक औसत से ऊपर है। उसके बाद देखते हैं कि अगला पॉइंट है कि औसत प्रतिनिधित्व के नीचे यानी एशिया यानी औसत से ऊपर का प्रतिनिधित्व जो है अमेरिका में है, यूरोप में है और उप सहारा इन सब देशों में क्या है कि औसत जो हमारे देश की 26%, हमारे विश्व के जो 26.2% महिलाओं की जो प्रतिनिधि के रूप में है उससे अधिक है। लेकिन औसत से प्रतिनिधित्व के नीचे जो है एशिया है, जिसमें भारत भी आता है, प्रशांत क्षेत्र और मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र आते हैं जो औसत से नीचे है महिलाओं की उम्मीदवार। अगला देखते हैं कि एशियाई देशों में स्थिति किस प्रकार से है। तो दक्षिण एशियाई देशों में स्थिति जो है बदतर है, जिसमें नेपाल यानी जिसमें भारत भी आते हैं, यानी तो जिसमें सब पॉइंट है कि मई 2022 तक नेपाल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 34%, बांग्लादेश में 21%, पाकिस्तान में 20%, भूटान में 17% और श्रीलंका में 5% मात्र है। उसके बाद अगला है कि भारत के लिए लोकसभा यानी निचला सदन में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है 15% से थोड़ा कम रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि अध्ययन में अफगानिस्तान शामिल नहीं है, लेकिन वर्ष 2021 के विश्व बैंक के आंकड़ों में कहा गया है कि देश की पिछली संसद में महिला प्रतिनिधित्व 27% था। उसके बाद अगला जो देखते हैं कि इसी से रिलेटेड भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की यात्रा क्या रही है। तो स्वतंत्रता से पहले यानी भारत में पितृसत्तात्मक सामाजिक
रचनाओं और मानसिकताओं द्वारा निर्मित महिलाओं के हाशिए और शोषण का इतिहास रहा है। पितृसत्तात्मक का मतलब हुआ कि पुरुष की जिस तरह से सत्तात्मकता रही है, अधिकार रहा है, उस तरह से महिलाओं की जो है स्थिति वो हाशिए और शोषण का इतिहास रहा है। उसमें अगला देखते हैं पॉइंट की सामाजिक सुधारों की शुरुआत और स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी किस तरह से रहा है। तो ये भी हम देख लेते हैं कि जैसे बंगाल में स्वदेशी आंदोलन जो 1905 से 1908 से शुरू हुई थी, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी महिलाओं की प्रभावशाली भागीदारी देखी गई, जिन्होंने राजनीतिक प्रदर्शन का आयोजन किया और संसाधन जुटाए, साथ ही उन आंदोलनों में नेतृत्व के पदों पर कब्जा किया। उसके बाद अगला जो पॉइंट है कि स्वतंत्रता के बाद की स्थिति क्या रही महिलाओं के क्षेत्र में। तो देखते हैं कि भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके संविधान ने सभी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान स्थिति की गारंटी दी। हमारे संविधान ने तो गारंटी दी, लेकिन हमारे जो पितृसत्तात्मक लोग हैं यानी पुरुष सत्तात्मक लोग जो है महिलाओं को आगे बढ़ने से वंचित कर दिया। ठीक है, उसके बाद है कि संविधान द्वारा गारंटीकृत समानता क्या है। तो जिसमें पहला पॉइंट है कि संविधान का भाग 3 पुरुषों और महिलाओं के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन, काम की मानवीय स्थिति और मातृत्व राहत प्रदान करके आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कि कोई भी भारतीय नागरिक जो मतदाता के रूप में पंजीकृत है और 25 वर्ष से अधिक का है, संसद के निचले सदन लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव लड़ सकता है। उच्च सदन राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है कि संविधान के अनुच्छेद 325 और 326 राजनीतिक समानता और मतदान के अधिकार की गारंटी देते हैं। और संविधान के जो अनुच्छेद 325 और 326 है वह क्या कहता है कि राजनीतिक समानता और यानी मतदान का अधिकार देते हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट है कि वर्ष 1992 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं PRI और नगर निकायों में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। उसके बाद अगला जो पॉइंट देखते हैं कि भारत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का आकलन, यानी क्या हुआ कि मतदाता के रूप में महिलाओं की जो स्थिति है वह किस प्रकार से है। तो वर्ष 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में लगभग पुरुषों की संख्या के बराबर ही महिलाओं ने मतदान किया। यानी मतदान के लिए तो क्या है कि जितनी पुरुष मतदान करते हैं उसी तरह उतने ही मात्रा में महिलाएं करती है, लेकिन महिलाओं की उम्मीदवार के रूप में बहुत ही कम भागीदारी क्यों दिया गया है। इन सभी बातों को देखते हैं कि उम्मीदवार के रूप में महिलाएं, संसदीय चुनावों में महिला उम्मीदवारों की संख्या समय के साथ बढ़ी है, लेकिन पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में उनका अनुपात कम है। यानी महिला तो वोट देती है, यानी जो समानता है महिलाओं के अधिकार देने मतलब वोट देने का अधिकार है वो अपना पूरा उपयोग करती है, लेकिन महिलाओं का एक ये भी अधिकार है कि वो भी संसद के लिए कानून बनाने के लिए उनका भी अधिकार है, लेकिन उनके अधिकार क्यों नहीं दिए जाते हैं। इन सभी बातों को आप लोगों को सोचना है। दोस्तों अगला देखते हैं कि संसद में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है, तो हालांकि चुनावों में मतदाताओं के रूप में महिलाओं की भागीदारी में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के आंकड़े बताते हैं कि महिला प्रतिनिधियों का अनुपात उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में कम रहा है। उसके बाद अगला जो देखते हैं कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व कम क्यों रहा है, इसके पीछे के कारण को जानते हैं। तो संस्थाओं की दुर्गमता यानी चुनाव रिकॉर्ड बताते हैं कि अधिकांश राजनीतिक दल महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अपने संविधान में प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु व्यवहारिक स्तर पर महिला उम्मीदवारों को बहुत कम पार्टियां टिकट देती है, जिसके वजह से अब ये बात है कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक ठेकेदार हैं, वो महिलाओं की क्या है टिकट ही नहीं देती हैं, जिसके वजह से क्या है कि महिलाएं उम्मीदवार वहां संसद में नहीं पहुंच पाती है। अगला पॉइंट है कि महिलाओं के जीतने की जो संभावना कम होने की धारणा है, और जिस तरह से हमारे समाज में महिलाओं के जीतने की जो संभावना को कम बता करके जो धारणा प्रकट की है, जिसके वजह से राजनीतिक पार्टियां उन्हें क्या है वो ये टिकट नहीं देती है।
इसकी वजह से महिलाओं की जो स्थिति है वह बहुत ही कम है हमारे संसद में। यह अभी भी राजनीतिक हलकों में व्यापक रूप में माना जाता है कि महिला उम्मीदवारों की पुरुषों की तुलना में चुनाव जीतने की संभावना कम होती है, जिसके कारण राजनीतिक दल उन्हें कम टिकट देते हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट है कि चुनौतीपूर्ण संरचनात्मक स्थितियां। तो भारत में चुनाव अभियान अत्यधिक मांग और समय लेने वाला है। परिवार की प्रतिबद्धताओं और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारियों वाली महिला राजनेताओं को प्रायः पूरी तरह से भाग लेने में मुश्किल होती है। और ये कारण है कि ये राजनेताओं जो सोचती हैं कि मतलब क्या है कि परिवार की प्रतिबद्धताओं हैं, बच्चों की जो देखभाल की जिम्मेदारियां हैं, उनकी वजह से क्या है कि वह राजनेताओं में भाग पूरी तरह से नहीं ले सकती है, जिसकी वजह से उन्हें कम टिकटें दी जाती है। उसके बाद अगला है कि अति संवेदनशील, यानी महिला राजनेताओं को लगातार अपमान, अनुचित टिप्पणियों, गाली गलौज और धमकियों का शिकार होना पड़ा है, जिससे भागीदारी और चुनाव लड़ना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। और जिस तरह से हमारे समाज में नेताओं को गाली दिए जाते हैं, तो इसी वजह से क्या है कि महिलाओं अगर उस जगह से नेता है तो उन्हें भी इसका शिकार होना पड़ेगा। इस वजह से और महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती है। अगला पॉइंट है कि महंगी चुनाव प्रणाली और वित्त पोषण भी एक बाधा है, क्योंकि कई महिलाएं आर्थिक रूप से अपने परिवारों पर निर्भर है, जिसके वजह से वह चुनाव नहीं लड़ पाती है। आंतरिक प्रतिसत्ता और आंतरिक प्रतिसत्ता में जहां कई महिलाएं राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के ऊपर परिवार और घर के प्राथमिकता देना अपना कर्तव्य मानती है। उसके बाद है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, यानी कि राजनीतिक सशक्तिकरण। विधायी प्रतिनिधित्व राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए मौलिक है, जो कानून बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी को सक्षम बनाता है। जिसमें सब पॉइंट है कि शासन के विभिन्न पहलुओं पर वाद विवाद और चर्चाओं को बढ़ाने और सरकार से जवाबदेही मांगने में विधायिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद है अगला पॉइंट कि लैंगिक समानता की स्थिति को दर्शाता है और राष्ट्रीय संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व संसदीय राजनीति में लैंगिक समानता की सीमा का एक प्रमुख संकेतक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि महिलाएं राजनीति में अलग अलग कौशल लाती है, और यह है कि राजनीतिक वैज्ञानिक की एनी के अनुसार, यानी जो एक वैज्ञानिक है एनी, उनके अनुसार क्या है कि महिलाएं राजनीति में अलग अलग कौशल का समावेशन करती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए रोल मॉडल प्रदान करती है। वे लैंगिक न्याय की अपील करती है, और इस तरह से यानी जो वैज्ञानिक एनी के अनुसार है इन बातों को जिक्र किया गया है। उसके बाद है कि अगला जो पॉइंट है कि नीति में महिलाओं की विशिष्ट हितों को सुगमता बनाता है और राजनीति में उनका समावेशन राज्य की नीति में महिलाओं की विशिष्ट हितों के प्रतिनिधित्व की सुविधा प्रदान करता है और एक पुनर्जीवित लोकतंत्र के लिए परिस्थितियों का निर्माण करता है, जो प्रतिनिधित्व और भागीदारी के बीच की खाई को पाटता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि अपराधी और भ्रष्ट होने की संभावना कम है, और क्या है कि महिलाओं की हमें कानून बनाने की प्रक्रिया में इस वजह से और जरूरी है क्योंकि वो भ्रष्ट कम होती है। ठीक है, तो अध्ययन में पाया गया कि महिला विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में आर्थिक संकेतों पर बेहतर प्रदर्शन करती है। महिला विधायक के अपराधी और भ्रष्ट होने की संभावना कम होती है, अधिक प्रभावशाली और राजनीतिक अवसरवाद के प्रति कम संवेदनशील होती है। इन वजहों से हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है उसमें महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक होनी चाहिए। ये आपकी राय है, इस तरह से आप जवाब देंगे। आगे की राह क्या है, तो प्रत्येक पंजीकृत राजनीतिक दल के लिए यह कानूनी रूप से अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वह प्रत्येक चुनाव में महिलाओं को वितरित पार्टी टिकटों की कुल संख्या का 1/3 हिस्सा दे। इस रणनीति को सक्षम करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधन करना होगा। दूसरा क्या है कि यदि पार्टी स्तरीय सुधार मुश्किल साबित होता है तो महिला आरक्षण विधेयक 2008, जिसमें महिलाओं के लिए 1/3 संसदीय और राज्य विधानसभा सीटों का आरक्षण अनिवार्य है, को पुनर्जीवित करना होगा। तो इस तरह से दोस्तों ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इतनी स्पीड में हम वीडियो बनाने की ये एक वजह है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से आज हमने इस वीडियो में क्या है थोड़ा ज़्यादा स्पीड कर दिए हुए हैं।
और दोस्तों क्या होता है कि आप लोग लंबे वीडियो देख करके देखना नहीं चाहेंगे, इस वजह से वीडियो को थोड़ा लंबा करना पड़ा। दोस्तों क्या है कि आप लोग एक यूपीएससी एस्पिरेंट है या स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट है, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। तो ये वर्ड आप तक नहीं पहुंच पाता है, ये तथ्य आप तक नहीं पहुंच पाता है, तो यही पहुंचाने का काम हम करते हैं, जो हम अपनी आवाज दे करके जो इसमें लिखा हुआ है वो करते हैं। इस वजह से आप लोग खुद एनालाइज करें और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज की जय हिंद।